Good afternoon to all of you once again. Yesterday our chapter 7 directing was in progress and we were discussing the question number 37. आज हम क्वेश्चन नंबर 37 जो वो हम डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका पेज नंबर 6 के ऊपर है. डिस्कस मास्लो नीड हेरिडिटरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. बोलिए. 36 नहीं हुआ था कल? अच्छा 36 देख लो फिर. गिव द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एनी 4 पॉइंट ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस. इसकी इम्पोर्टेंस के जो है 4 पॉइंट आपने बताना है. तो पहले तो इसने पूछा कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है. गिव द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है? तो डायरेक्टिंग का मीनिंग जो है वो सीधा सही है कि आपका डायरेक्टिंग मीन गिविंग द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग द पीपल टू डू द वर्क. ठीक है, कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देना है और गाइड करना है आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के लिए. ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टिंग है. और डायरेक्टिंग की फिर जो हमारी 4 इंपॉर्टेंस पूछी थी इसने, तो आगे हम थोड़ा सी जो लिखा हुआ मैं बता दूं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. ठीक है, यानी यहाँ पर और एक्सपेंड जो है वो डेफिनेशन दी है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग. इसमें इंस्ट्रक्टर करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना और लीडरशिप प्रोवाइड करना फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो सकें. तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन थी. कहते हैं कि 4 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस. तो 4 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है तो हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस है, हम उनकी बात करेंगे. तो पहले आपकी इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग की? तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस की डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस है मेक द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ओरिएंटेड. मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल ओरिएंटेड. नेचुरली कि डायरेक्शन होगा तो किसी न किसी गोल के लिए ही होगा. तो उसका मतलब गोल ओरिएंटेशन होगा कि इफ द डायरेक्टिंग इज देयर नेचुरली द ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोल ओरिएंटेड. ये करेगा प्लानिंग एज वी नो ऑल लेज डाउन गोल्स बट merely laying there down the goals it is not enough. हालांकि मानते हैं कि प्लानिंग में गोल जो है वो डिफाइन करते हैं, पर केवल जो है गोल डिफाइन कर देना काफ़ी नहीं है. इट इज डायरेक्टिंग द टर्म दोज गोल्स गेट देम अचीव्ड. और ये डायरेक्टिंग है जो कि गोल को अचीव करने में आपकी मदद करती है या गोल को अचीव करती है. इट इज दैट प्रोसेस ऑफ रिटेन द गोल ओरिएंटेडनेस with which the business process begins. If not for direction, the business will proceed in haphazard manner. Haphazard होता है बाधाओं में अटक जाना. Hereby making all the process difficult and making them business fragile. Fragile होता है बेकार हो जाना. कि ये कहता है कि ठीक है कि प्लानिंग जो है that put up the objective of the business, but only making the plan, only setting up the objective is not enough. The real achievement of the objective is by the way of directing. Without directing, all the things are with you, man, machine, money and material are with you, but you can't achieve the target without getting any direction. Who will do, what will do and how it will do, all these are provided by the directing. तो ये डायरेक्टिंग के द्वारा पॉसिबल है. तो कहता है कि मेक द ऑर्गेनाइजेशन गोल ओरिएंटेड. इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो गोल ओरिएंटेड बन जाता है. पहली इंपॉर्टेंस तो ये है. दूसरा क्रिएट मोटिवेटेड वर्कफोर्स. सेकंड इज क्रिएट मोटिवेटेड
वर्कफोर्स। आपके जो मोटिवेटेड वर्कफोर्स है जो है वो आपका डायरेक्टिंग पैदा करता है, क्योंकि डायरेक्टिंग में जो है लीडरशिप एक पार्ट है। तो लीडरशिप क्या करता है, वो मोटिवेट करता है। तो यानी इस प्रकार से कि आपकी जो वर्कफोर्स वो एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स तैयार करता है। एज ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, मोटिवेशन एक्ट एज ए सब set of the border function of direction. Direction ensures that workers is motivated and remain motivated. कि वो तो डायरेक्शन जो है ये मोटिवेट जब करता है कि वो उनके एम्प्लॉय जो मोटिवेट हो वो मोटिवेटेड ही रहें। दिस इज बिकॉज द प्रोसेस विल सक्सेसफुली ओनली विद द एफर्ट ऑफ मोटिवेटेड पीपल, एंड मोटिवेटेड पीपल इज द सेक्रेट ऑफ द बिल्डिंग इफेक्टिव बिजनेस। कहता है कि आपका जो भी बिजनेस की एफिशिएंसी मोटिवेटेड पीपल से ही है, और जो एफिशिएंसी हुई आपके बिजनेस को बनाए रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डायरेक्टिंग है वो आपकी जो वर्क फोर्स उसको मोटिवेट करती है किसी ना किसी वे में, चाहे उसमें आपके अलग अलग तरीके बताए थे, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, जो भी हैं ऑल आर द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग, वो सारे डायरेक्टिंग के पार्ट हैं। तो ये कहता है कि आपके जो मोटिवेटेड वर्क फोर्स ये क्रिएट करते हैं। थर्ड, इनिशिएट्स एक्शन। थर्ड है इनिशिएट एक्शंस। आपके जो भी एक्शन हैं उनको शुरुआत जो है डायरेक्टिंग ही करता है, और कोई नहीं करता है। कि अगर आपके सभी चीज़ें, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, ऑल आर रेडी, बट डायरेक्शन इज नॉट देयर, इन दैट केस देर विल बी नो वर्किंग। जब तक कि उनको जो है इनिशिएट नहीं होता, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, वो काम नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन इज ए प्रोसेस दैट किक द प्लान इनटू मोशन बाय यूजिंग ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन स्टाफ टू अचीव एंड इनलाइज्ड इनटू द प्लान। कि ये एक किकअप का काम करता है। ऑल द थिंग्स आर विद यू, और जब तक आप उसको किकअप नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी चीज़ें काम नहीं कर सकती हैं। यानी कि आपका जो इसको चालू करने का काम है हर चीज़ को, वो आपके डायरेक्टिंग के द्वारा ही होता है। इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन कैरिंग आउट द बिजनेस प्रोसेस टिल देन रिमेन ओनली ऑन पेपर्स। और जब तक की डायरेक्टिंग नहीं होगी तब तक ये सारी की सारी चीज़ पेपर के ऊपर ही रहेंगी। यानी कि आपका जो एक्शन का इनिशिएटिव तो शुरू करना, एक्शन की शुरुआत भी जो है वो केवल और केवल आपके डायरेक्टिंग के द्वारा ही होती है, और कोई ऐसा फंक्शन नहीं जो एक्शन को शुरू कर सकता हो। ऑल द प्लान कैन क्रिएट व्हाट वी विल हैव टू डू। ऑर्गेनाइजिंग में वी विल क्रिएट द पोस्ट, स्टाफिंग में वी विल फिल अप द पोस्ट, बट विदाउट डायरेक्टिंग ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज आर यूजलेस। तो यहाँ पर जो एक्शन को इनिशिएट करता है वो आपका डायरेक्टिंग ही है। और चौथा इसने पूछा है, वो इसने पूछा कि क्रिएट अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, क्रिएट अडेप्टेबिलिटी। ये जो है डायरेक्टिंग ही किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए अडेप्टेबिलिटी तैयार करता है, यानी किसी चीज़ को स्वीकार करने के लिए उनको तैयार करता है। कि ए बिजनेस हैज कोप विद द कंस्टेंट चेंजेस इन इट्स इन्वायरमेंट। कि बिजनेस इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा चेंज होता है कि वी हैव टू चेंज द बिजनेस विद द टाइम बिंग। कभी हमने किसी प्रकार एक्टिविटीज़ को तैयार करना पड़ेगा, किसी एक्टिविटी को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो कहता है डायरेक्शन प्ले ए key role in the ensuring that the business is capable for adjusting and adapting such changes by understanding the environment। और कहता है कि जो डायरेक्टिंग है वही जो लोगों को तैयार रखता है कि जिस प्रकार से बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमें उसी प्रकार का जो है चेंज करना पड़ेगा। यू कैन सी इन द प्रेजेंट सिनेरियो दैट वी ऑल द पीपल हैव अडॉप्टेड द चेंज ड्यू टू द कोरोना कोविड-19। तो हमारा जो उससे पहले ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि आई विल टीच यू बाय द मोबाइल फोन। इवन बिफोर 7 or 8 months बिफोर, टू ब्रिंग द मोबाइल फोन इन द क्लासरूम इट वाज एन क्राइम, but the business environment changed and now bring the mobile phone in classroom is necessary. If you will enter into the classroom without mobile phone, it will be crime. Just time has changed. And who made us to teach you, and who made you to learn on mobile? It means direction came to we people from our management or the principal,
and direction came to you from the teachers, principal, or from your parents, it means you and I adopt the system. हमने सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया. ठीक उसी प्रकार से बिजनेसेस में भी the constant fluctuations are there, and due to the fluctuations, the business have to face many type of the problems, and business have to change itself according to the situations, and therefore only the directing function is there which can make the workforce and the business to adopt the change. ठीक है, तो ये आपके जो 4 प्रकार के ने पूछे थे कि आपके इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कौन सी हैं. तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में आपके 4 पॉइंट आपके पास में हैं. दैट इज मेक ऑर्गेनाइजेशन गोल ओरिएंटेड. ऑर्गेनाइजेशन जो गोल ओरिएंटेड आपका जो डायरेक्टिंग से होगा, क्योंकि इट डायरेक्ट्स फॉर एन गोल, किसी गोल के लिए जो डायरेक्शन देता है. क्रिएट मोटिवेटेड वर्कफोर्स मीन्स द लीडरशिप आर आल्सो पार्ट ऑफ द directing. It means it create a motivated force, and motivated workforce will lead to success to the business. Next is initiate action. Only direction initiate any of the action. No other function of management initiate any action. And last is create adaptability. तो एडेप्टिविटी जो है ये क्रिएट करते हैं आपके डायरेक्टिंग ही, कि हमें जो समझाया जाता है कि हमें इस प्रकार से काम करना है और ये हमें इस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए. तो यहाँ पर एडेप्टिविटी इसमें हो जाती है. हाँ जी, और कोई इसमें कोई पॉइंट हो जो आप पूछना चाहते हैं? इट वाज 36. और कोई पॉइंट आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में. ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ. आज नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज मास्लो हेरार्की थ्योरी. ठीक है, जो मास्लो जो है, एक आपके एल्बर्ट मास्लो जो हैं काफ़ी अच्छे जो हैं साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, और उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग काम क्यों करता है इसके बारे में उसकी अपनी थ्योरी उसने एक पेपर में जो पब्लिश की थी, और वो जो है काफ़ी सक्सेसफुल भी रही. और उन्होंने जो इसमें बताया था तो वो चीज़ जो हैं वो कहता है कि उसके बारे में बताइए कि वो कौन सी चीज़ें थी. ठीक है, तो कहता है कि डिस्क्राइब द मास्लोज नीड हेरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ये जो कहता है कि आप बताइए. तो इसमें कहता है कि इसमें 5 टाइप मॉडल जो है ह्यूमन का उसने बताया था, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. तो ये मास्लो ने अपना पेपर जो 1947 में जो पब्लिश किया था, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इसके ऊपर ये इसका टॉपिक का नाम था, और उसने कुछ चीज़ें बताई थी. वो चीज़ें हम जो एक्सप्लेन करते हैं. 5 पॉइंट आपका टॉपिक था. ठीक है, तो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ. हालांकि मैंने काफ़ी डिटेल में जो है पहले आपको जो ऑनलाइन टीचिंग की थी घर से, तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में. तो ये देखो, इसको जो मैं एक डायग्राम के रूप में ले लेता हूँ. ठीक है, तो उससे मैंने आपको डायग्राम के रूप में बताया था, तो ये मैंने इस प्रकार से ले लिया जी. देखिए मैंने डायग्राम इस प्रकार से बना दिया. ठीक है, तो ये 5 प्रकार की बातें कहता है. तो पहला तो मैंने ये ले लिया जी, ये आपके पास में हो गई जी ये आपके पास में आपके स्टार्टिंग की जो होती हैं वो आपके पास में बेसिक नीड्स कहें या बेसिक साइकोलॉजिकल फिजियोसाइकोलॉजिकल नीड कहें या बेसिक बोलते हैं शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं. तो ये आपके पास में हो गया बेसिक नीड. सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग जो है दैट वर्क फॉर देयर बेसिक नीड्स मीन्स फॉर द सर्वाइवल, कि व्हाट टाइप ऑफ द थिंग्स ए ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स फॉर इट्स सर्वाइवल. That is air, food, drink, shelter, clothing, warmth, sex, sleep. And if these needs are not satisfied, the human body cannot function optimally. Maslow considered physiopsychological need by the most important, as the other need become the secondary until these needs are met. कहता है कि मास्लो ने कहा कि भैया ये सबसे पहले जरूरी चीज़ है. हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, वो आपकी बेसिक नीड है. सबसे पहले एक आदमी इस काम के लिए काम करता है. और आपने जो इससे पहले एक जो क्वेश्चन था वो शायद आपका जो क्वेश्चन था, मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था. जो राकेश वाला जो क्वेश्चन था वो शायद 34 क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि 3 उसने चीज़ें पूछी थी हमारे से. ठीक है, तो वो उसमें एक की नीड ये भी थी. तो ये बेसिक नीड है. तो कोई भी आदमी जो सबसे पहले कमाता है वो अपनी 3 चीज़ों को पूरा करने के, रोटी, कपड़ा और मकान.
उन चीज़ों को पूरा करने के लिए सबसे पहले वो भागेगा, और उसमें भी सबसे पहले वो रोटी के लिए भागेगा। कि अगर आप इस शहर में जाते हैं एंड यू थिंक दैट आई शुड सेटल हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल वर्क फॉर द योर मील। मीन्स आपको सबसे पहले रोटी चाहिए, क्योंकि इट रिक्वायर्स आफ्टर एवरी 6 आवर्स और 8 आवर्स, हर 6-8 घंटे बाद मनुष्य को खाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो एक ह्यूमन बींग जो है वो कह सबसे पहले तो रोटियों का जुगाड़ कर लूँ मैं, उसके बाद फिर देखेंगे। एंड वेन यू गेट द मील एंड यू आर श्योर that you will have no problem in getting the meal every day, then you will go for the next need, that is clothing. It means you require clothing for the protection of the environmental change. तो उसके लिए आप कपड़े के लिए जाएंगे, और उसके बाद में इफ़ यू आर श्योर दैट यू हैव नो एनी स्केर्सिटी ऑफ मील एंड द क्लोथिंग, देन यू विल गो फॉर द हम कहें कि मकान, यानी आप जो हाउसिंग के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आदमी जो इन चीज़ों को पूरी करता है, इनके लिए काम करता है। अगर ये चीज़ें पूरी हो गई तो फिर जो दूसरा जो उसका काम होता है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। सेकंड इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी और सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। अब जिस प्रकार से उसको रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, तो उसके बाद में वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करता है कि ही वांट टू रिमेन सेफ, देयर शुड बी नो साइकोलॉजिकल फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, कि उसकी नौकरी ना चली जाए कहीं, वो उससे सुरक्षित होना चाहता है। यानी वो इतना काम करेगा कि उसको नौकरी से कोई ना निकाले, ठीक है। उसके बाद में है प्रॉपर्टी, नेचुरल क्लाइमेटेज एंड hazards एक्सेट्रा, कि उसने कोई प्रॉपर्टी अगर इकट्ठी की उसको कोई लूट ना ले जाए, ठीक है। एन एम्प्लॉय वांट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सच टाइप ऑफ द फियर्स, ही प्रीफर एडिक्वेट सेफ्टी और सिक्योरिटी इन दिस रिगार्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल डेंजर, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, पेंशन फॉर ओल्ड एज, इंश्योरेंस कवर फॉर लाइफ। द सेफ्टी नीड्स कम आफ्टर मीटिंग द फिजियो साइकोलॉजिकल नीड। ये कहते हैं कि सेफ्टी नीड है ना, वो इसके पूरे होने के बाद में आती है, क्योंकि वो सुरक्षा तब चाहेगा जब रोटी कपड़ा और मकान उसके पास मिल गया, तो उसके बाद में फिर सुरक्षा के ऊपर आता है, ठीक है। तो दूसरा आपके पास में आ गया था दैट वाज सेफ्टी नीड। सेफ्टी में जॉब सिक्योरिटी हो गया, उसकी शरीर की सेफ्टी हो गई, उसकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी हो गई। तो ये आपका कहता है, मास्लो कहता है कि एक आदमी इन चीज़ों को कमाने के बाद में, ये चीज़ें फुलफिल होने के बाद में वो नेक्स्ट नीड की तरफ बढ़ता है, और नेक्स्ट नीड पूरी होने के बाद में उसकी अगली जो नीड है वो एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड। नेक्स्ट है बिलोंगिंग नीड। बिलोंगिंगनेस नीड उसकी अगली, कि अगर उसकी ये नीड पूरी होगी, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी सेफ्टी भी हो गई, तब वो बिलोंगिंगनेस भी चाहता है। वो चाहता है कि मेरा जो कोई अपना समाज हो, और मेरे को जो लोग जो प्यार करने वाले हों, और मेरी भी जो है लोगों के साथ में बिलोंगिंगनेस हो। और इस प्रकार से उसका अफेक्शन है, बिलोंगिंगनेस है, एक्सेप्टेंस है, फ्रेंडशिप है, वो उनके लिए कमाता है कि अगर मेरे पास रोटी कपड़ा और मकान हो गया, सिक्योरिटी भी हो गई, तो अब मैं लोगों के साथ में इंजॉय करने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं उसके लिए पैसा कमाऊंगा ताकि मैं फ्रेंडशिप कर सकूं, ताकि मैं लोगों के साथ में रह सकूं, मैं समाज के अंदर रह सकूं। तो ये आपकी कहलाती है बिलोंगिंगनेस नीड। और नेक्स्ट आपके पास में जी दैट इज फोर्थ, दैट इज स्टीम नीड। स्टीम नीड, स्टीम नीड, स्टीम नीड से मीन्स रिस्पेक्ट, प्रेज। हर कोई आदमी चाहता है कि उसकी इतनी रिस्पेक्ट हो, उसकी इतनी प्रेज हो, ठीक है, कि वो उसकी जो साइकोलॉजिकल जो इमोशंस हैं वो उसकी जो है सारी की सारी पूरी हो जाएं। तो इसमें ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करने वाली ये सेल्फ रिस्पेक्ट कहें या रिकग्निशन कहें या अटेंशन कहें, ये उसके लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो पहला बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान, दूसरा सेफ्टी, उसकी नौकरी की सेफ्टी, शरीर की सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज बिलोंगिंगनेस नीड, मीन्स ही वांट द लव ऑफ द फ्रेंड्स एंड द सोसाइटी। एंड नेक्स्ट इज स्टीम नीड, he wants the recognition, he wants the prestige, he wants some good status in the society। जब ये चारों पूरी होती हैं तो लास्ट में मास्लो कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लास्ट जो है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है
लास्ट आपकी मास्लो ये कहता है कि जब आदमी की ये चारों नीड पूरी हो गई तो पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ जाता है। तो मास्लो डिस्क्राइब दिस लेवल एज ए डिजायर ऑफ अकम्प्लिश एवरीथिंग दैट वन कैन बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। It is the highest level. The need of hereditary includes the growth, self fulfillment and achievement of goals. यानी कहता है कि ये लास्ट वाला ये है कि वो सब में सबसे ऊपर होना चाहता है। He want to be over all. He want to be famous among all the peoples. तो यानी सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है कि मेरे मरने के बाद में लोग मुझे याद करें, मेरी मूर्तियां लगें, मेरे नाम का इतिहास लिखा जाए। तो ये आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड कहलाता है। तो आपकी जो मास्लो की जो थ्योरी है वो ये कहता है कि इस प्रकार से बढ़ती है जी। ठीक है, मास्लो की नीड हेरिस्टिक थ्योरी इस प्रकार से चलती है, नीचे स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ ये जाती है। तो ये आपकी मास्लो की नीड हेरिस्टिक थ्योरी है। ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे इससे रिलेटेड? फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है बड़े बड़े लोगों के लिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी को जो है रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत नहीं है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तो ब्लैक कैट कमांडो लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिलोंगिंगनेस नीड की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसका जो ना इतने सारे संघ के लोग हैं और जो लोग हैं उससे काफ़ी प्यार करते हैं। स्टीम नीड की कोई जरूरत नहीं है, लोग उसकी खूब बढ़ाइयाँ करते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी नीड ये है कि उसने जो कल जो राम मंदिर वाला किया, या धारा 370 वाला किया, या CAA वाला किया, अभी जो कॉमन लॉ वाला करेगा ये, तो वो किस लिए कर रहा है कि उसका नाम सारी दुनिया में उसके मरने के बाद भी चलता रहे। तो वो कह रहा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, वो आपकी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि उसके मरने के बाद भी दुनिया उसको याद करे कि हाँ भाई वो वाकई में कोई ऐसा बंदा होता था। ठीक है जी, और को पॉइंट? हाँ जी, चलो हम आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि मास्लो की जो थ्योरी है वो कहाँ पर काम करती है। ये पॉइंट हालांकि क्वेश्चन में नहीं, फिर मैं बता देता हूँ कि इसकी जो मास्लो की जो थ्योरी है उसके बारे में जो उसकी कौन सी एजम्पशन है। तो पहला तो ये कहता है कि बिहेवियर ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, कि लोगों का जो बिहेव जो है वो उनकी नीड के ऊपर आधारित होता है। वो अगर नीड होंगी तो वो अच्छा व्यवहार करेंगे, बुरा करेंगे। अगर उनकी जरूरत ही नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो बाबे बन गए कान फड़ा करके और बाहर निकल गए तो फिर उनकी कोई नीड उन पर इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, दूसरा कहता है कि पीपल नीड राइज इन हेरिटरी ऑर्डर। हेरिटरी ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये नहीं कि ये नीड के बाद सीधा इस नीड पहुंच जाएगा। ये कहता है कि नीड इस प्रकार से बढ़ती जाएंगी। तो मास्लो की दूसरी एजम्पशन ये भी है। तीसरा, पीपल कैन बी मोटिवेटेड ओनली बाय अनफुलफिल्ड नीड्स। ठीक है, कि पीपल मोटिवेट जब होंगे जब ये नीड पूरी हो गई तो नेक्स्ट नीड उसको फाइट करेगी कि आई रिक्वायर्स दिस, if this is not fulfilled then he will work for it, when it will fulfill he will work for it, then for it, then for it। it means when his need are unsatisfied then he will work, he will motivate। अगर उसकी नीड सेटिस्फाई होगी तो ही विल नॉट डू द वर्क। एंड लास्ट है, आफ्टर सेटिस्फाइंग द लोअर लेवल नीड मूव टू द नेक्स्ट नीड, कि लोअर नीड पूरी होगी तो ही नेक्स्ट के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये वही पॉइंट आपके घूम फिर के क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? कोई आप पूछना चाहते हैं कोई पॉइंट ऐसा? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आगे चलता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखो कि आपके पास ये कम्युनिकेशन के बारे में है, कि आपका जो है जो क्वेश्चन इसमें है जो दिया है वो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 38। डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम से जो है वो आप एक जिसको डिस्क्राइब करके बताइए कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा है। ठीक है, तो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ, अगर टाइम बचेगा तो हम आगे करेंगे, नहीं तो फिर हम ये कल कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं डायग्राम जो है वो आपके सामने बना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो डायग्राम सेट हो जाए और कल हम डिस्कशन करते में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप जो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले होता है सेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले है सेंडर। ठीक है जी, सेंडर जो है सेंडर के बाद में होगा मैसेज। मैसेज, क्योंकि सेंडर जो है उसके पास में कोई ना कोई मैसेज होना जरूरी है। मैसेज होगा,
मैसेज के बाद में आपका है इनकोडिंग। बुक में और थोड़ा मैं बता दूं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनकोडिंग और इनकोडिंग में यहाँ पर नॉइस। इनकोडिंग में आपका जो नॉइस भी क्रिएट हो सकता है, नॉइस का बैरियर, जो कम्युनिकेशन बैरियर है उनकी बात कर रहा है। नॉइस का मतलब आपके जो फिजिकल हैं वो है ही, आपका वो है जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वो भी इसमें आ जाते हैं। इनकोडिंग के बाद है मीडिया। इनकोडिंग के बाद में है मीडिया, ठीक है। और मीडिया के बाद में आपका जो नेक्स्ट बनता है वो आपका डिकोडिंग, ठीक है। वो आपका है डिकोडिंग। डिकोडिंग हो गया और डिकोडिंग के बाद में आ गया जी रिसीवर। डिकोडिंग के बाद में आपका रिसीवर, ठीक है। और रिसीवर के बाद में हमारे पास में यहाँ पर जो आता है दैट इज फीडबैक। रिसीवर के बाद में आपका फीडबैक, ये आपका फीडबैक। और फीडबैक जो सेंडर के पास में चला गया। तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यानी सेंडर है, फिर मैसेज है, फिर इनकोडिंग है, फिर नॉइस है, फिर इसमें मीडिया है। मीडिया के बाद में आपका जो है यहाँ पर डिकोडिंग है और उसके बाद में आपका रिसीवर है और फिर आपका फीडबैक है, ठीक है जी। तो ये आज हम इतना कर लेते हैं। इसमें ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में देख लेना, थोड़ा बहुत डिफर कर जाता है कुछ जगह पे, बाकी तो डायग्राम लगभग सेम ही होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कल हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो हमारे पास 1-2 मिनट पड़े क्योंकि टॉपिक पूरा नहीं हो सकता था हमारे से। तो कोई क्वेश्चन पूछना तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा। मैं घर तो बेटा अभी जाऊँगा 2 बजे, ठीक है। वो जो है ना, आप उसको जो आंटी आपकी उसको बोलो कि रोहता सर को दे देना। और वो जो है ना मैं सामने बैठता हूँ जो एडमिशन कमेटी रूम है वहाँ पर 12:40 से लेकर के 2 बजे तक, ठीक है। तो मैं वहाँ से पिकअप कर लूँगा, ठीक है। एनी अदर थिंग? थैंक यू बेटा।